सिद्दीक जान बहुत शुक्रिया। अब आपने जो पिछली दोनों वीडियोस मेरे साथ की थी उसमें आपने तो ये कहा ना कि पार्लियामान के अंदर भी है पूरा प्लान, पार्लियामान के बाहर भी है। मान लीजिए कि चले ये तहरीक-ए-इंसाफ का ये प्लान कामयाब हो जाता है और हुकूमत को शिकस्त हो जाती है तहरीके ये आईनी तरमीम कराने में। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर शरीफ खानदान की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ, इनकी हिकमत अमली फिर क्या होगी? उसके बाद फिर क्या होगा? यानी मंजरनामा क्या है अगर 25 तारीख को जैसे मंसूर बैठे हुए हैं, आईनी तरमीम नहीं हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी, ये सब नहीं हो सका, फिर मंजरनामा क्या होगा नवंबर का? मुझे ये बताएं कि जब समंदर में जा रही हो कोई कश्ती और उसमें सुराख हो जाए तो कितनी देर उसको कश्ती के उस सुराख को हाथ से या किसी तरह से उसको रोका जा सकता है कि वो पानी अंदर ना आए उसमें? हाँ नहीं, ऑब्वियसली ये तो चंद लम्हे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये भी तो है ना कि वो जिसने हाथ रखा हुआ है उसकी ताकत पे भी है ना, वो कितनी देर। और प्लस ये कश्ती कितनी बड़ी है, उसको डुबोने में कितना टाइम लगेगा। छोटी कश्ती है तो वो 10 मिनट में डूब जाएगी। हाँ। अगर बहुत बड़ा जहाज है उसमें सुराख हो गया तो शायद वो कुछ चंद दिन, चंद घंटे भी ले जाए। हाँ, ये जहाज़ बड़ा है तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। लेकिन बात यह है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब नहीं रहते तो ये हुकूमती कश्ती में सुराख तो हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपके सामने आसमा शाह साहब के प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन के ऑडिट का जो ख़तरा है और ख़दशा है वो बरकरार है। देखें असद भाई, आप दिस कैन बी अ वेरी बेटर सिचुएशन, वो उन्होंने कोई इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किया कि ये बहुत बेटर हो जाएगा। बिल्कुल। देखें अगर ये जीते होते ना, अवाम के वोट से बाकी जीते होते तो वो कहते हैं कोई क्या ये क्या परेशानी वाली बात है, खोलें जो मर्जी हल्का खोलना है खोलें, जो मर्जी ऑडिट करना है करें, जो मर्जी ऑडिट करना है करें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इनका आप अंदाज़ा लगाएंगे कितने मतलब किस हद तक सामने खोल के आ गए हुए हैं कि मान रहे हैं कि हाँ हम फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं और हमें डर है कि मंसूर अली शाह जो है ना वो करवा लेगा, ऑडिट करवा लेगा। देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ असद भाई, ये जब ये 8 जजेस का जो फैसला आया ना, इस फैसले में बहुत खौफनाक चीज़ें आनी थी जो कि हम बताते रहे हैं। हम बताते रहे हैं कि बहुत खौफनाक चीज़ें आ रही हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात की बुनियादें हिल जाएंगी और ये हुकूमत अपने कदमों पे नहीं ठहर सकेगी। फिर ये भी था कि कुछ जजेस ने इजाफी नोट भी लिखे हुए थे और वो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक थे, क्योंकि आपको एक बात याद होगी कि वैसे तो दर्जनों वाक़यात हुए थे जब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, लेकिन एक वाक़या आपको याद होगा, यानी 2-3 वाक़यात का जिक्र कर देता हूँ। एक आपको याद होगा कि अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई और उनको आपने कैसे एड्रेस किया, 8 फरवरी के दिन आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई उनको आपने कैसे एड्रेस किया, और आफ्टर 8 फरवरी आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई उनको आपने कैसे एड्रेस किया। ये सारा चीज़ें ना आप रिकॉर्ड पे हमारे सामने रखें। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने काजी साहब की तरफ देखते हुए, जैसे बच्चा नहीं कहता किसी से लड़ पड़े किसी बच्चे से तो वो कहे कि मैं अपने अब्बू को बुला लेता हूँ या बड़े भाई को बुला लेता हूँ, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने काजी साहब को देखा और देख के और कहा कि ये सर आप ज़रा सुने जज साहब क्या कह रहे हैं। कैसे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं वो आप सारा नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, और काजी साहब ने उनको बचा लिया। अतर मिनल्ला साहब बार बार कहते रहे कि 8 फरवरी के इंतखाबात में ये हुआ। वो अतर मिनल्ला साहब जो आम से किसी केस में भी इतना दबंग चीज़ें लिख देते हैं, वो अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने कोई चीज़ नहीं लिखी, नहीं उन्होंने लिखा हुआ था। लेकिन हसनात मलिक साहब कहते हैं कि वो उन्होंने इजाफी नोट फाड़ दिए, जारी नहीं किए। क्यों नहीं किए? उन्होंने इसलिए नहीं किए कि यार अगर हम अभी ये इजाफी नोट जारी करते हैं ना तो तलखी बढ़ ना जाए, मामला ख़राब ना हो जाए, और काजी साहब जो है ना वो हर आने वाले दिन के साथ लीथल होते चले जा रहे हैं, और अगर हमने ये कर दिया तो काजी साहब तो पता नहीं क्या कर देंगे। और खौफ है जजेस के अंदर ना एक, यानी कि ये काजी कुछ ऐसा कर देगा। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन शायद हसनात मलिक साहब ने ये बात की थी। आप जानते हैं हसनात मलिक साहब कितने मतलब वो सोबर शख्सियत के मालिक हैं, बड़ा वो एक मतलब वो उस तरह से नहीं बात करते, कई बार हम बहुत तल्ख बात कर जाते हैं, वैसी बात नहीं करते। उनका एक मुझे इंटरव्यू याद है किसी यूट्यूब चैनल पर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जजेस इतने खौफजदा हैं काजी से कि ये हमें दफ़े पढ़वा देगा। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि हमें थप्पड़ पढ़वा देगा, क्योंकि काजी साहब ने पहले 2 इस्तीफ़े दिलवाए हैं, लिए हैं उन्होंने। एजाज़ुल हसन साहब को और मज़ाली अकबर ने भी कहा, ये सारे जज डरे हुए हैं। इन्होंने हिकमत के तहत ये फैसला किया कि यार अभी हिकमत के साथ चलो, मत को ऐसा काम करो कि काजी बिल्कुल ही और कोई चीज़ कर दे। क्योंकि देखें ना, मौलाना साहब ने पीटीआई को ये बात समझाई कि यार
ईजी हो जाओ, ये खुल के ना बताओ कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। पीटीआई ने खुल के बता दिया कि मौलाना इनके साथ नहीं है, फिर क्या हुआ? उधर से उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवाया जरदारी से, काजी साहब ने आधे घंटे के अंदर इंप्लीमेंट करके मुनीब साहब को बाहर किया, अमीनुद्दीन खान को ऐड किया, 63A वाला केस लगाया, फिर बेंच तहलील किया, फिर बेंच में नईम खान को ऐड करके और 63A वाला फैसला दे दिया 4 दिन के अंदर अंदर। तो इन जजेस ने इसलिए किया। देखें, ये बात तो तय है, ये हो नहीं सकता कि ये 8 जजेस 25 के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन का मामला टेकअप ना करें। अतर मिनल्ला साहब ने तो ये कहा था कि ये केस टेकअप होना चाहिए। उन्होंने, आपको पता है, यहाँ तक कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के खिलाफ जो पिटीशन आई हुई वो इस बेंच के सामने लगाएं, वो इन 13 जजेस के सामने लगाएं। और असद भाई, ये मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी के इंतखाबात की पिटीशन ये जज लगाएंगे ही लगाएंगे, और इसीलिए ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है कि ये 25 के बाद ऑडिट होगा और ये हुकूमत जो है इसके लिए मुश्किलात होंगी। देखें, ये जज जो है ना, मुझे एक और चीज़ बताएं, फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस थे इस 8 रुकनी बेंच में, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और शाहिद वहीद साहब। आपने फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस और 4 और उनके साथ जज थे, 8 जजेस के ऊपर आपने चलाई गोली। आप जब किसी ताकतवर बंदे के ऊपर गोली चलाते हैं ना और वो गोली मिस हो जाए, फिर आपको पता होता है कि मैं तो एक ही बार हमला कर सकता था ना, वो ताकतवर है और मैं कमज़ोर हूँ, मेरी हैसियत और औकात ही कोई नहीं है, मैंने गोली चलाई और वो बच गया ताकतवर। फिर आपको पता है कि आप मेरी खैर नहीं है। और जब आपको पता भी हो कि आप गलत हैं, जब आपको पता भी हो कि आप गुंडे हैं, जब आपको पता भी हो आप बदमाश हैं, जब आपको पता हो कि आप मुआशी दहशतगर्द हैं, जब आपको पता है कि आप घुस बैठी हो, जब आपको पता है कि आप जाली तरीके से बैठे हो, तो आपकी जगह वो ना बनती हो। इन्होंने फायर किया इन 8 जजेस पर और फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस पे, और गलत किया, ज्यादती की, उनको बदनाम किया, उनके खिलाफ कंपेन चलवाई, उनके ऊपर अटैक करवाए। इन्होंने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए की कंपेन चलवाई, उनकी फैमिलीज तक को टारगेट करवाया। इन्होंने उनको जुडिशरी से निकालने का प्लान किया। इन्होंने आईनी तरमीम के जरिए इनको अदालतों से फारिग करने का प्लान बनाया। इन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को तो बाहर कर दिया ना, कि हमने या अफरीदी को बनाना है या अमीनुद्दीन खान को बनाना है। मतलब इन्होंने 2 जजों को तो फारिग कर दिया, सिर्फ उन 2 को नहीं फारिग किया, बाकियों को भी फारिग कर दिया। इन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी इन मुजवजा आईनी तरमीम में। तो सर, जब वो बच जाएंगे इस हमले से, तो क्या वो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि वो जो है ना कोई ज़्यादती करेंगे? नहीं। अब आप मुझे एक और बात बताएं, मैं आपके ऊपर करवाऊं झूठी FIR और आप कहें कि लोगों को कहें कि लोगों, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस सदीक जान को मैं अदालत में शिकस्त दूंगा, मैं इसे झूठा साबित करूंगा, और मैं लोगों को कहने लग जाऊं असदुल्ला खान साहब ने ना जज मैनेज किया हूं, मुझे पता है असदुल्ला खान ने ना मेरे खिलाफ फैसला करवा देना अदालत से। भाई, मुझे पता है कि मैं झूठा हूँ, मुझे पता है कि मैंने गलत आपके ऊपर FIR करवाई है, और आपको पता है कि इसने, क्योंकि FIR झूठी है और आप कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि मैं इस FIR ये केस जीतूंगा, और मैं पहले कहना शुरू कर दूँ कि असदुल्ला खान तो कहता फिर है कि मैंने मैनेज कर ली है जज, मेरी बात हो गई है, साड़ी गल हो गई है। ये इसलिए ये कहना इन्होंने शुरू कर दिया कि 25 के बाद हमारी हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, इलेक्शन को कलअदम किया जा सकता है। इनको पता है कि कैसे ये जीते हैं। मुझे बताएं, इमरान खान जो है उसने कहा था 4 हल्के खोल लो, सिर्फ 4 हल्के। अली अमीन गंडापुर जो हैं, जब वो वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए, उन्होंने पहली तकरीर में कहा था कि बोलो, खड़े हो, किस हल्के को खुलवाना है, आओ। मौलाना, उस वक्त उन्होंने मौलाना को भी ललकारा था कि आप कहते हैं धांधली हुई है आपके साथ, आए मैं रिजाइन करता हूँ, आए मेरे साथ दोबारा आप इलेक्शन लड़ें, मैं तैयार हूँ। ये होते हैं फॉर्म 45 वाले। तो सर, ये इनको पता है। देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो हुकूमत है ना, ये पहले दिन से सियासी लाश थी, ये पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बोझ थी, ये पहले दिन से वेंटिलेटर पर थी। इस सियासी लाश को उन्होंने वेंटिलेटर पे, इसको कार्डिक एक्टिविटी इनकी जारी रखवाई हुई थी। पहले दिन से पता था कि ये सियासी लाश है, जो जिनको 17 सीटें मिली, आपने उनको इक़्तिदार दे दिया। सही है। लेकिन मैं इस आर्गूमेंट को मुकम्मल कर लूँ, इस हुकूमत को क्यों कंटिन्यू करवाया गया? सब ये हैरान थे कि यार, एक मैं भी बैठ के अक्सर सोचता था कि यार, इस हुकूमत को क्यों रखा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को इसका फ़ायदा क्या है, इदारों को इस हुकूमत से क्या फ़ायदा है? ना इनसे इकॉनमी चल रही है, ना लोग संभल रहे हैं, ना आवाम का कोई फ़ायदा है। हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है, पनाहगाहें इन्होंने बंद कर दी हैं, लंगर खाने इन्होंने बंद कर दिए हैं, किसान इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दिया है, करोड़ों लोग इन्होंने बेरोजगार कर दिए हैं, रियल एस्टेट इनकी वजह से रुक गया है, कंस्ट्रक्शन इनकी वजह से रुक गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का इनकी वजह से एतमाद खत्म हो गया है, लोगों का एतमाद सिस्टम से उठ गया है, लोग ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं, इंजीनियर छोड़ के जा रहे हैं, मतलब तनख्वाहदार तबका परेशान है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल मैनेज नहीं हो रहे, हुकूमत अपनी ज़ात में उलझी हुई है, आवाम के लिए कुछ कर नहीं रही, दहशतगर्दी बढ़ गई है, डॉलर्स आ नहीं रहे, सरमायाकारी आ नहीं रही, रेमिटेंसेस आ नहीं रहे, हो तो कुछ भी नहीं रहा। तो क्यों इस हुकूमत को रखा हुआ है? ये वो दिन थे जिनके लिए इनको रखा गया था कि काजी को एक्सटेंशन दिलवानी है इनके ज़रिए।
अगर ये काम भी उनसे ना हो सका तो इस बोझ को क्यों वो उठा के फिरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमती कश्ती डूबेगी 25 के बाद, ये हुकूमत नहीं चलेगी और ये हुकूमत किसी सूरत नहीं चलेगी, आप ये देखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट इनका मजीद देखें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों हुए? लोग नफरत तो नहीं करते थे अपनी फौज से, लोग तो आज भी जो जवान लड़ रहा है बॉर्डर पे उसके साथ खड़े हुए हैं, जो शहीद होते हैं उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव हुए तो इनकी वजह से हुए हैं ना, इनकी शक्लों की वजह से हुए हैं। लोग इनसे नफरत करते हैं, इनके साथ जो खड़ा होता है वो अनपॉपुलर हो जाता है। ये मनाजिर इस टाइम आप देख सकते हैं, इनको जो है वो ये पेश किया जाना था लेकिन यहाँ से वैसे ही लेके जा रहे हैं। ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों के साथ शेयर करें, ये इस टाइम के मनाजिर हैं। ये देख सकते हैं आप, इन कारकुनान को जो है वो पेश किया जाना था लेकिन पेश किए बगैर जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ निकल गई हैं। ये मनाजिर इस ये पेश नहीं किया गया, उनको जो है ऐसे ही लेके चले गए। ये मनाजिर इस टाइम हम आप लोगों के साथ ATC के बाहर जो है हम मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं इस टाइम आप लोग देख सकते हैं। ये मिसबा साहिबा हैं SHO। ये मैडम बगैर पेश किए चले गए। नहीं तो आप ये देख रहे हैं ना कि इनको डर कितना है कि अलीना आपा को इन्होंने नीचे नहीं उतारा, हमारी खवातीन को इन्होंने नीचे। एग्जैक्टली ये वही मॉडल है जो ये लाहौर में हमारे साथ करते रहे। ये इसी तरह लाते थे, ये अंदर कोर्ट में पेश नहीं होने देते थे और गाड़ियाँ दौड़ाते हुए ले जाते थे। मैं ये बता रही हूँ, ये हुकूमत जो है ना, ये ऑलरेडी निहत्ती औरतों से हार चुकी है। कम्प्लेक्स में पेश करना चाहेंगे, कल भी वहीं पे पेश करना, तो हम वहाँ पर भी जाकर देख लेंगे। हमारे लड़के यहाँ हैं, सबकी अटेंडेंस आप लोगों ने यहाँ पर लगाई है। FIR यहाँ पर आर्ग्यू हो रही है, तो आप किसी और कॉम्प्लेक्स में कैसे पेश कर सकते हैं? कल तो चले छुट्टी का दिन था, आज तो अदालत ये है, तो आप किसी दूसरी अदालत में कैसे लेकर जा सकते हैं? ATC अदालत तो ये वाली है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, पेश किए बगैर लेके जा रहे हैं। अफसोस का मकाम नहीं है, सिर्फ घुमाते फिराते रहेंगे। टाइम देख लें कि क्या टाइम हो गया, सुबह 9 बजे इन्होंने पेश करना था, 2 बज गए हैं। आए हैं यहाँ से चक्कर लगवाया, घुमा के ले गए हैं। ये रियासत है? इस तरह की कानून इंसाफ ऐसे होता है? खुदा का खौफ करो, जंगल का कानून बना के रख दिया है। आप देख लें, ये जो 2 वैनों में हमारे मर्द वर्कर हजरात हैं, वो आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि उन पर सारी रात तशद्दुद होता रहा। आप 48 घंटे के बाद पेश कर रहे हैं और तशद्दुद करके पेश कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। ऐसे होती है रियासत? रियासत माँ की जैसी हुआ करती है। रियासत का ये असूल और कानून होता है कि आप अपने लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक को बचाएं, आप उनकी जानों की हिफाजत करें, आप उनके माल की हिफाजत करें। आप उनकी जानों पर तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसे तशद्दुद करके अगर आप पेश करेंगे और उनसे कुछ उगलवाना और बुलवाना चाहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो टूटने वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नजरिए और विजन के साथ खड़े हैं। ना ये टूटने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं। आप जिस तरह का भी जुल्म करना चाहें कर लें, लेकिन ये बर्दाश्त करने वाले हैं। हमें अफसोस है कि आज अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा को अदालत में पेश किए बगैर वो वापस लेके जा रहे हैं। ये अदालतें किस लिए बनी होती हैं? अदालत में 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है। आज 1 रोजा रिमांड मुकम्मल हुआ, आज अदालत में पेश करना था, अदालत में अभी तक पेश नहीं किया और पेश किए बगैर वो वापस जा रहे हैं। नहीं पता हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, नामालूम जगह पे लेके जा रहे हैं और क्या करते हैं ये भी हमें नहीं पता। हम इल्तिजा करते हैं, इस्तदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि फिर इनकी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लिया जाए और इनको आइन और कानून के अंदर पाबंद करके, इनको ताबे करके बताया जाए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालतें किस लिए होती हैं, रियासत क्या होती है। मैडम ये बताइए, देख रहे थे आप, मैडम थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए मैडम, थोड़ा हो जाए प्लीज, मैडम क्या पीछे हो जाए कि अलीमा खान गाड़ी में मौजूद थी? जी बिल्कुल, हमें ये बताया गया और हमने देखा कि उसके अंदर अलीमा आपा मौजूद थी, खान साहब की बहनें मौजूद थी, हमारी PTI की कारकुनीन मौजूद थी। आपने यहाँ पर देखे ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हमारे लड़कों को लाया गया। हम यहाँ पर कहते रहे कि इस गर्मी के अंदर, इस हब्स के अंदर आप उन लड़कों को निकालें। उनके ऊपर किस तरह का जुल्म किया गया कि वो कोई आवाज तक निकालने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, इस मुल्क के अंदर पहले आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों को आप उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करते हैं। खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी मिसेस के साथ जो जुल्म हो रहा है, आज जो खान साहब से मुलाकातें आपने बंद की हैं, ऐसा तो जंगल के कानून में भी नहीं होता। और जो अब आप लोग ये देखिए कि इस गर्मी के अंदर यहाँ पर हमारी वैन्स के अंदर हमारे लड़के मौजूद हैं, धूप के अंदर वो वैन्स खड़ी हैं। क्या कोई इंसानी हकूक
की तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं? क्या कोई आइन कानून यहाँ पर मौजूद है? मैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहती हूँ कि आम इंसानों के लिए भी कुछ सहूलियात होती हैं, उनको अदालत में पेश किए बगैर आप नहीं लेकर जा सकते। यहाँ से क्यों उनको गाड़ियों में, और उनकी गाड़ियाँ आपने देखा कि हमें कहते रहे कि हम इन्हें पेश करें, और वहाँ से गाड़ियाँ आपके सामने भगा कर लेकर गए। और अब ये दिखाएं आप कि धूप में इन्होंने गाड़ियाँ क्यों खड़ी की हैं, उनके दरवाजे बंद किए। हमारे कारकुनों को ये हब्से बेजा में भी रख रहे हैं, गर्मी में भी रख रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं और ये जुल्म कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं, कौम इस जुल्म को कभी नहीं भूलेगी, ना हम भूलने देंगे। जो खान के साथ हो रहा है, जो हमारी कारकुनीन के साथ हो रहा है, हमारी खवातीन के साथ हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, अलीमा आपा के साथ हो रहा है, उस्मा आपा के साथ हो रहा है, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये वक्त आ ही जाएगा। और हम नहीं बेटियों का एहतराम खत्म कर दिया है। आपकी भी माएं बहनें बेटियां हैं। मैं ये बताना हमारे सीनियर रहनुमा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, सारे सीनियर रहनुमा, सीनियर वकला, हम सब सुबह से अदालतों में वेट कर रहे हैं कि आएंगे, अदालत में पेश करेंगे, हम आर्गूमेंट्स करेंगे। हम आर्गूमेंट्स करने के लिए वेट कर रहे हैं और वो आते हैं, आके चक्कर लगवा के घूम के चले जाते हैं कि ये तरीकेकार है। माँ बहनें बेटियां